नमस्ते मित्रों। आज हम अपने इस वीडियो में एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वह विषय है भोजन यानी आहार, जिसको अंग्रेजी में हम फूड कहते हैं। भोजन के बारे में हमारी आम धारणा यह है कि भोजन तो हमारे केवल पेट की भूख को ही शांत करती है, किंतु ऐसा नहीं। भोजन का प्रभाव हमारे तन, मन और धन पर पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, वह ये मानते थे कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। भोजन यह निर्धारित करता है कि हमारा स्वास्थ्य कितना उत्तम रहेगा, हमारा आयु कितनी लंबी होगी, यानी हम कितने दीर्घायु होंगे, यह भोजन ही निर्धारित करता है। पूरी दुनिया में तीन प्रकार का भोजन लोग करते हैं। पहला है मांसाहार, दूसरा है शाकाहार, तीसरा है वीगन। मांसाहार यानी जो पशुओं को मार करके उनसे जो मांस प्राप्त करते हैं, उनको मांसाहारी कहा जाता है। शाकाहारी वो लोग जो साग सब्जियों पर निर्भर रहते हैं, और वीगन वो हैं कि जो पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद जैसे दूध, दही, घी, इन सब चीज़ों को भी नहीं खाते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 10% लोग शाकाहारी यानी 80 करोड़ लोग शाकाहारी। वहीं भारत की बात करें तो 30% लोग शाकाहारी हैं। यह आंकड़ा पूरी दुनिया में सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक शाकाहारी लोग अगर यदि कहीं हैं तो वह भारत में। आपको कुछ ऐसे आंकड़े भी बताना चाहेंगे, यानी ऐसे तथ्य आप लोगों के बीच में रखना चाहेंगे कि आप स्वयं तय करेंगे कि हमें शाकाहार की तरफ जाना चाहिए या मांसाहार की तरफ। तो आपको बताना चाहेंगे 1 किलोग्राम बीफ, बीफ माने बीफ उसे कहते हैं जो बड़े जीव जंतु यानी गाय भैंस को मार करके जो मांस प्राप्त किया जाता है उसे बीफ कहते हैं। 1 केजी बीफ को प्राप्त करने में लगभग 10 किलोग्राम अनाज और 13,000 से 20,000 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है। वहीं 1 किलो चिकन को तैयार करने में 1300 से 4,000 लीटर पानी और 4 केजी अनाज उपयोग किया जाता है। चिकन का मतलब जो छोटे जीव जंतु यानी जैसे मुर्गा, मुर्गी, तीतर, बटेर, इन सब से। और पोर्क मीट यानी जो सुअर का जो मांस होता है उन्हें पोर्क मीट भी कहते हैं। इनके उत्पादन में 5,000 से 6,000 लीटर का पानी और उपयोग में लाया जाता है। वहीं मटन यानी जो बकरे के मांस होता है उसे मटन कहा जाता है। मटन को तैयार करने में लगभग 10,400 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है। अनाज की बात करें तो 6 से 8 किलोग्राम अनाज उनको खिलाया जाता है, तब जाकर के 1 केजी मीट तैयार होता है। वहीं अगर सब्जियों की बात करें या अनाज की बात करें तो 1 केजी गेहूं के उत्पादन में लगभग 900 से 1500 लीटर पानी उपयोग में लाया जाता है। 1 केजी धान यानी चावल को तैयार करने में लगभग 2,000 से 2,500 लीटर पानी आवश्यकता में लिया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। वहीं साग सब्जियों की बात करें तो 500 से 600 लीटर पानी 1 केजी सब्जी को तैयार करने में उपयोग किया जाता है। अब मांसाहार के उत्पादन की बात करें कि मांसाहार के उत्पादन में पूरी दुनिया में, यानी मांसाहार के लिए हमें पशुओं को पालना पड़ेगा, तो पूरी दुनिया में पशुओं को पालने के लिए लगभग 30% भूभाग उपयोग किया जाता है। यह भूभाग पूरी दुनिया में कृषि के लिए उपलब्ध जमीन का 70%। आप स्वयं चिंतन करें, कृषि के लिए जो उपलब्ध जमीन है वह 70% भूभाग पर मांसाहार के लिए पशुओं को पाला जाता है। यदि मांसाहार के लिए इन पशुओं को पाला ना जाए तो इस 70% भूभाग पर जंगल को उगाया जा सकता है, खेती की जा सकती है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके, यानी कार्बन इमिशन को जो कम करने में सहायक सिद्ध होगा। मांसाहार भोजन के लिए जितनी मात्रा में जमीन की आवश्यकता होती है, उतनी मात्रा में अगर हम शाकाहारी भोजन को उगाने के लिए प्रयोग करें तो 2.5 गुना कम जमीन की आवश्यकता होगी। ध्यान देने वाली बात, 2.5 गुना कम जमीन की आवश्यकता होगी यदि हम शाकाहारी भोजन पैदा करते हैं, यानी धान, गेहूं, चावल, साग सब्जी जो भी इस तरीके से। और मांसाहारी व्यक्ति की अपेक्षा एक शाकाहारी व्यक्ति 2.5 गुना कम कार्बन उत्सर्जन करता है। उदाहरण के लिए, यदि अगर आप पूरे वर्ष भर शाकाहारी रहते हैं तो कार्बन उत्सर्जन में जो कमी आएगी वह एक छोटी कार को 6 महीने तक न चलाने के बराबर होगी। इतना कटौती होगी कार्बन उत्सर्जन में यदि आप शाकाहार को अपना लेते हैं। मांसाहार के लिए फार्म में पाले जाने वाले जानवर के द्वारा जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं वह पूरी दुनिया में यातायात के साधनों द्वारा होने वाले कार्बन उत्सर्जन से भी ज़्यादा है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो कार्बन उत्सर्जन, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हम लोग अभी तक यही जानते थे कि वाहनों द्वारा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन मांसाहार के लिए पाले जाने वाले जानवरों से होता है। अमेरिका के एक रिपोर्ट जिसको
नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, वहाँ की रिपोर्ट है कि शाकाहार से पृथ्वी को ज़्यादा हरा भरा, ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा दौलतमंद बनाया जा सकता है। उसके अनुसार भोजन में यदि शाकाहार को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए तो पूरी दुनिया में लगभग 50 लाख से अधिक मौतों को टाला जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के अनुसार यदि हम भोजन में मांसाहार में कमी लाएं तो पूरी दुनिया में लगभग 72 लाख करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। यदि लोग पूरे वर्ष भर शाकाहारी हो जाएं तो लगभग 111 लाख करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आप स्वयं चिंतन करें कि हम शाकाहार अपनाएं या मांसाहार अपनाएं। वर्ल्ड एनिमल फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार हर साल 13.1 बिलियन पशुओं की हत्या कर दी जाती है, यानी 1300 करोड़ जीवों को मार दिया जाता है मांसाहार के लिए, जिसमें 50 अरब से अधिक मुर्गी, 1.5 अरब सूअर और 300 बिलियन गाय भैंस इत्यादि और जीव हैं। एक अनाधिकारी रिपोर्ट के अनुसार 8000 करोड़ पशुओं को मारा जाता है, यानी मांसाहारी लोगों को क्षुधा की पूर्ति के लिए 8000 जीवों की हत्या की जाती है पूरी दुनिया में वर्ष भर। आप स्वयं चिंतन करें कि क्या यह उचित है या अनुचित है? क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी या अपने स्वाद के लिए इतनी बड़े पैमाने पर हत्या करना, जो कि न तो हमारे पर्यावरण के अनुकूल है, न तो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है। वैज्ञानिक बताते हैं मांसाहार भोजन पचाने के लिए हमारे जो पाचक एंजाइम हैं मांसाहार पशुओं की अपेक्षा 20 गुना कम होते हैं। वहीं अगर किसी 70 साल के बुजुर्ग को लगातार 25 दिन तक पका पकाया मीट, केवल मांस खिलाया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर कच्चा मांस लगातार उस वृद्ध को खिलाया जाए तो वो 3 से 4 दिन में उसकी मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा जैसे शुगर, गठिया, एसिडिटी, कब्ज इत्यादि बीमारी जो हो रही हैं, ये मांसाहार के कारण हो रहे हैं। मांसाहार के कारण हमारे अंदर अनुवांशिकी रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अनुवांशिक रोग जो उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें मांसाहार का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि मांसाहार को ज़्यादा मात्रा में करने से जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण तमाम बीमारियां बच्चों में देखने को मिल रही हैं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार मांसाहार के लिए पाले गए जीवों जो पशु पाले जाते हैं वह 130 गुना ज़्यादा मलमूत्र और भी जो उनको वध करने में, यानी उनकी हत्या करने में जो कचरा निकलता है वह 130 गुना ज़्यादा निकलता है। आप सोचिए वो कचरा कहाँ जाएगा? हमारे जलाशयों में जाएगा, नदियों में जाएगा, जिसके माध्यम से जल प्रदूषण होगा। और साथ ही साथ उनके पालने से जो मीथेन और अमोनिया तमाम ऐसे जो गैस निकलती हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। यानी मांसाहार के पालने से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण ये सभी कारण बनते हैं। तो आप स्वयं चिंतन करें कि हमें मांसाहार करना चाहिए या शाकाहार करना चाहिए। एक और आश्चर्यजनक चीज़ आप लोगों के बीच में बताना चाहेंगे कि जितने भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिसमें भूकंप सबसे बड़ी आपदा मानी जाती है, उसके पीछे का कारण पशुओं के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बोल रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। भौतिक जगत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन माने जाते हैं, उन्होंने पेन वेव थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पशुओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनको जो दर्द होता है, जो उनकी तड़प होती है, उनसे जो पेन निकलता है उसे पेन वेव कहते हैं। वो पेन वेव के कारण भूकंप जैसे आपदाएं आती हैं, जिसको उन्होंने पेन वेव थ्योरी के नाम से उसका प्रतिपादन किया। जो अपने रिपोर्ट में उन्होंने बताया, वैसे उन्होंने बताया कि वे वेव अन्य वेवों की अपेक्षा बहुत तेजी से मूव नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे मूव करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो हैवी पेन वेव प्रेशर बिल्डअप करते हैं, जिसके कारण भूकंप, बाढ़, सूखा और भी बहुत सारे अकाल जो प्राकृतिक आपदा के रूप में पड़ते हैं, उसके पीछे का कारण, बहुत बड़ा कारण जो है पशुओं के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार। इसी थ्योरी पर भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मदन मोहन बजाज जी ने शोध करके पता लगाया कि पशुओं को जो हम मारते हैं तो उनकी जो तड़प होती है, उनसे जो एक निगेटिव वेव निकलती है, उसको पेन वेव कहते हैं। और वह पेन वेव पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, जिसके कारण तमाम प्रकार की आपदाएं आती हैं। और जहाँ कुछ उन्होंने सिद्ध भी किया कि कुछ छुटपुट जगहों पर जो भूकंप आया है, उसमें एक प्रमुख स्थान नेपाल था, जहाँ एक आयोजन किया जाता था बड़े पैमाने पर
पशुओं का वध किया जाता था, जिसके कारण वहाँ एक भूकंप आया। यह शोध उन्होंने, इस शोध का प्रतिपादन उन्होंने रूस के एक सेमिनार में किया था, जिसमें 150 से 200 वैज्ञानिक थे और सभी वैज्ञानिकों ने एक सुर में इनका साथ दिया। तो आप स्वयं चिंतन करें, क्या मांसाहार हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जो जीव जगत हैं उनके लिए उत्तम है क्या? क्या यह पशुओं के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार नहीं है क्या? आप चिंतन करें। यही चीज़ अगर पशु हमारे साथ करते हैं तो हम चिल्ला-चिल्ला कर हाय तौबा मचाने लगते हैं कि अरे ये तो पशु बिगड़ गया है, ये करिए, वन विभाग के कर्मचारियों को बुलाइए, इनको बुलाइए, उनको बुलाइए। अपनी सुरक्षा के लिए हम कितना चिंतनशील रहते हैं। हमारी एक उँगली कट जाती है तो हमारे दिन भर चिंतन करते रहते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ के जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए कितनी दवाएँ लेते हैं, कितना ध्यान देते हैं। सोचिए, हम अपने स्वाद के लिए हम कितने ना जाने कितने जीवों की हत्या कर दे रहे हैं। तो यह क्या उचित है या अनुचित है? आप इस पर स्वयं विचार करें। मैंने इसका विश्लेषण आप लोगों को इसलिए इसके विश्लेषण किया कि आपको पता चले कि यह जो आहार हम कर रहे हैं, जो हमारा आहार अपने स्वाद के लिए हम कर रहे हैं, क्या यह हमारे पर्यावरण के लिए उत्तम है? क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम है? क्या हमारे जीव जगत के लिए, मृदा के लिए उत्तम है? आज ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है? उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है मांसाहार का उत्पादन। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो चिंतन करें कि कौन सा आहार हमें अपनाना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में भक्ष्य की श्रेणी में शाकाहार को स्थान दिया गया, अभक्ष्य की श्रेणी में मांसाहार को दिया गया है। और कहा गया है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसी होगी शुद्धि वैसी होगी बुद्धि, जैसी होगी वाणी जैसी होगी पानी वैसी होगी वाणी, जैसा होगा विचार वैसा होगा संसार। अगर हम तमोगुणी आहार करते हैं यानी मांसाहार आहार करते हैं, इसका प्रभाव हमारे संसार पर पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो हमारी तो संस्कृति रही है, हम सभी जीवों के सुख की कल्पना करते हैं, सभी जीवों के निरोगी होने की कल्पना करते हैं, सभी जीव सुख पूर्वक रहें, कोई दुख का भागी न बने। इस प्रकार की हमारी वैदिक संस्कृति इतनी दिव्य संस्कृति रही है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।